हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 9 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, इसका जी सेकंड पार्ट है 9 चैप्टर का। ठीक है, तो आइए अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण क्या कहलाता है यहाँ पे। हाँ देखो, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से यहाँ पे देखो। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल घोंघा, ऊष्मायन ताप मतलब जैसे बाहरी तापमान रहेगा वैसे ही वो अपनी क्रिया करेगा। और यहाँ पे देखिए साइड पे, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण मतलब होता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो कुछ प्राणियों जैसे कि मानव के लिए लिंग निर्धारण सूत्र पर निर्भर करता है। जैसे अगर XX रहा तो मादा और XY रहा तो नर। ठीक है, मतलब XX किसके अंदर होता है? लड़कियों के अंदर, XY लड़कों के अंदर। मादा में लिंग निर्धारण कैसे होता है? लैंगिक गुणधर्म, इसमें XY है। XY क्या है? यहाँ पे एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, एक युग्मक मतलब दो जोड़ा है, तो X और Y अलग अलग हो गए। अगर जे अभिक्रिया करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे XX नहीं, यहाँ पे XY है मतलब लड़का है और XX है तो लड़की है। तो मतलब XY नर है और XX मादा है। तो एक नर और एक मादा आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? पहले देखो, XX मिला तो मादा बनेगी, और अगर XY बनेगा तो वहाँ पे नर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा याद करना है अपन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, आधे बच्चे लड़के तथा आधी लड़की हो सकती है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो तथा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुण सूत्र वंशानुगत हुआ है, वह लड़की एवं जिसे पिता से Y गुण सूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो जैव विकास क्या कहलाता है। तो जैव विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला विक्रम जो हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व जीवों में शुरू हुआ है, जिससे नई स्पीशीज का उद्गम हुआ है। ठीक है, विकास क्या है? एक डेवलपमेंट जो हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, निरंतर सीक्वेंस वाइज आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मानव में अलग चलेगा, जानवरों में अलग चलता आ रहा है शुरू से, और प्लांट्स वगैरह में अलग, एनिमल्स में अलग, थलचर, जलचर, उभयचर सभी में कई वर्षों से क्या चलता आ रहा है? सतत विकास चलता आ रहा है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्थिति देखते हैं क्या है। यहाँ पे लाल भ्रंगों का समूह। ठीक है, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है। जब जनन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? रंग में परिवर्तन, वो काला, गोरा या फिर मीडियम साइज का हो सकता है। सभी रंग लाल, केवल एक हरा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, सभी या फिर लाल हो सकते हैं या फिर केवल हरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक भ्रंग हरा जनन और संतति कैसी होगी? हरी हो गई। एक भ्रंग जनन है, एक भ्रंग हरा जनन है, और यहाँ पे संतति कैसी हो गई? उसकी भ्रंग हरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? सभी भ्रंग लाल, केवल एक हरा है। यहाँ पे कौआ द्वारा लाल भ्रंग का लक्षण है। कौआ कैसा निकला?
कौआ काले कलर का निकला। और यहाँ भ्रंगों की संख्या में कमी, यहाँ पे भ्रंगों की संख्या में कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो हरे भ्रंगों का झाड़ियों से मेल, कौए द्वारा भक्षण में कमी और हरे भ्रंगों की संख्या में बढ़ोतरी। जो हरे रंग के हैं वो ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, काले रंग की कम कर रहे हैं कौए वगैरह। ठीक है, आगे देखो निष्कर्षण क्या लिखला इससे अपन के लिए। निष्कर्षण चला पता, हरे भ्रंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्रकृति चयन कौओं द्वारा किया गया प्राकृतिक चयन भृंगु समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सकती है। ठीक है, निष्कर्षण निकला कि हरे भ्रंगों को प्रकृति चयन का फायदा हुआ क्योंकि वह झाड़ियों के अंदर रह सकते हैं हरे कलर के। और फिर दूसरी स्थिति क्या है, लाल भ्रंग। दूसरी स्थिति में आए अपन, दूसरी स्थिति देखें तो यहाँ पे क्या है, लाल भ्रंगों का समूह। फिर क्या है, रंग में परिवर्तन, सभी भ्रंग लाल। यहाँ पे सभी रंग देखो, सभी भ्रंग लाल हो गए। यहाँ पे एक नीला भ्रंग है। यहाँ पे देखो लाल भ्रंगों की संख्या में बढ़ोतरी, यहाँ पे नीले भ्रंगों की संख्या में बढ़ोतरी। देखो यहाँ पे सभी कैसे लाल कलर के हैं, तो यहाँ पे क्या हुई, लाल ही लाल हुए। ठीक है, लाल कलर के एनिमल्स या फिर आगे की संतति लाल कलर की, क्योंकि सभी लोग लाल थे, लाल पक्षी थे, तो यहाँ पे भी लाल ही लाल की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पे देखो एक नीला निकला, तो यहाँ पे नीले रंग की बढ़ोतरी हो गई। एक नीला तो भी नीले बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे पक्षी हो गए। यहाँ पे कौआ लाल तथा नीले भ्रंगों को पहचान कर खा जाते थे। जो कौए थे वो नीले भ्रंगों को, जो नीले कलर के पक्षियों को पहचान कर खा जाते थे। भ्रंगों की संख्या में कमी आती है। लाल भ्रंग नीले से अधिक हैं, लाल रंग नीले से क्या है, अधिक हैं। अब अचानक हाथी आता है। अचानक हाथी आया तो भ्रंगों सहित झाड़ी को रौंद दिया। और हाथी आया अचानक तो सभी जानवरों को झाड़ियों को पाँव के तले दबा दिया। और फिर यहाँ पे संयोग से नीला भ्रंग बच गया, और संयोग से एक नीला जानवर या पक्षी बच गया। ठीक है, संयोग से, वरना तो हाथी ने सभी को कुचल दिया था झाड़ियों से। ठीक है, आगे देखें निष्कर्षण क्या होगा इसका। निष्कर्षण देखेंगे कि अपन का यहाँ पे क्या परिणाम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखें, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भ्रंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। ठीक है, संयोग वस्तु को क्या बच गया, नीला रंग बच गया, तो आगे संतति बढ़ गई, वरना तो हाथी ने सबका बेड़ा पार कर दिया। आगे देखें, यहाँ पे स्थिति थर्ड स्थिति में क्या, लाल भ्रंगों का समूह। अब लाल पक्षियों का समूह है, तो यहाँ भ्रंगों के आवास झाड़ियों पादप रोग लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर, झाड़ियों पादप रोग लग जाते हैं। भ्रंगों के औसत भार में अल्प पोषण की वजह से कम हो जाते हैं। भ्रंगों की संख्या में निरंतर गिरावट हो गई। पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। भ्रंगों की संख्या तथा भार में वृद्धि हो जाती है। तो देखो, लाल भ्रंग का समूह है पहले, फिर भ्रंगों के आवास पादप रोग लग जाता है, फिर भ्रंगों के औसत भार में अल्प पोषण की वजह से कम हो गए। ठीक है, भ्रंगों की संख्या में निरंतर गिरावट हो गई। भ्रंग धीरे धीरे कम होते गए और पौधों का पादप समाप्त हो गया। पादप रोग
पौधों के अंदर रोग लग जाते हैं, वो भी समाप्त हो गया धीरे धीरे। भ्रंगों की संख्या तथा भार में फिर से वृद्धि हो गई। फिर से क्या होगा, पहले तो गिर गए थे भ्रंगों की संख्या, हाँ, फिर पादप रोग समाप्त हुआ तो फिर क्या होगा, एकदम से भ्रंगों की संख्या बढ़ गई और उनकी क्या है, वृद्धि भी होती गई। ठीक है, निष्कर्षण क्या प्राप्त हुआ अपन के लिए इससे? निष्कर्षण देखते हैं कि इससे अपन को निष्कर्षण क्या प्राप्त हुआ। निष्कर्षण, भ्रंगों की संख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया। पर्यावरण के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस देखे जा सकते हैं। ठीक है, सबके अंदर, अपने अंदर भी तो एनिमल्स या प्लांट्स के में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे उपार्जक व अपार्जक के आनुवांशिक लक्षण। यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया गया है कि उपार्जक लक्षण और आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं, इनके में डिफरेंस पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं और ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त करते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। ठीक है, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, अगली पीढ़ी में और बढ़ते जाएंगे। और ये वाले क्या है, उपार्जक नहीं होते, आगे पीढ़ी में नहीं जाएंगे, पर आनुवांशिक हैं जो वो आगे पीढ़ी में उसके लक्षण, गुण और कलर सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा और कुछ बीमारियां भी लेके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और उपार्जक होता है जो वंशानुगत या स्थानांतरण नहीं करता, कि वो अपने कलर या फिर बीमारी वगैरह आगे लेके नहीं जाता, नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे जैव विकास में सहायक नहीं है, यहाँ पे जैव विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए अल्प पोषित भ्रंग के धार में कमी, और यहाँ पे है उदाहरण मानव के आँखों व बालों के रंग। ठीक है, जैव विकास में सहायक नहीं है, अल्प पोषक भ्रंग के धार में कमी हो गई, मतलब ये आगे बढ़ा ही नहीं रहा लक्षण, तो क्या है यहाँ पे आगे पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे आनुवांशिकता में जी अपने लक्षणों को या फिर अपनी संतति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका मानव की आँखों व बालों का रंग भी उनके अकॉर्डिंग होगा, अपनी संतति जैसी होंगी, जैसे माता पिता के बाल या आँख का कलर होगा वैसे ही उनकी संतति या उनके बच्चों का बालों का रंग या आँखों का कलर होगा। जैसे उनके बाल कर्ली हैं पेरेंट्स के, तो बच्चों के भी कर्ली हेयर्स देखे जाएंगे, और उनकी आँखें कंची हैं या फिर ब्लू या फिर ब्लू कलर की हैं, तो ब्लू ब्लैक या फिर ब्लू हैं, तो फिर आगे जनरेशन की भी ब्लू या ग्रीन या फिर ब्लैक देखी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाति उद्भव किस प्रकार होता है। ठीक है, जाति उद्भव के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो पढ़ें अपन। जीन प्रभाव उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती, किंतु आंशिक रूप से अलग होती हैं। जीन प्रभाव क्या है, उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल है उप समष्टि x1 स्थानीय, इसमें क्या हुआ, जनन हुआ। देखो यहाँ पे x1 स्थानीय, यहाँ पे है उप स्थानीय x2 अप्रभावी।
ठीक। तो X1 स्थायी है, वो प्रभावी है, और उपसमष्टि है X2 तो अप्रभावी है। और जब जी आगे जनन करेंगे तो जीन प्रभाव होगा, और जीन प्रभाव होगा तो क्या बनाएगा आगे, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता देखी जाएंगी। जो स्थानीय जीव हैं उनमें क्या बहुत सारे प्रकार की स्थानीय समष्टि में विभिन्नताएं देखी जाएंगी कि वो अपने पैरेंट से थोड़े अलग दिख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अनुवांशिक विचलन देखो, अब सेकंड नंबर अनुवांशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होता है। क्या होता है, अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होता है। अब प्राकृतिक चुनाव क्या है, वह विक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। प्रकृति भी उन्हीं जीवों का सुझाव देगी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उन्हीं को बढ़ाएगी आगे। जो बेहतर है उनको आगे बढ़ाते हैं सभी लोग, है ना। और ऐसे तो नहीं जो कमजोर उनके लिए कोई नहीं बढ़ाता। तो प्रकृति भी यही करती है, जो ज़्यादा वो स्ट्रांग रहते हैं उसी को आगे बढ़ाएगी। तो भौतिक पृथक्करण क्या है, तो भौतिक पृथक्करण क्या होता है। ठीक है। तो भौतिक पृथक्करण तो जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है, जिसमें दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता। दो समष्टियों के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखो अनुवांशिक विचलन, यहाँ पे समष्टि Z, उपसमष्टि Z1 और भौगोलिक रूप से विलग नदी पहाड़ इत्यादि। और यहाँ पे क्या उपसमष्टि Z2। यहाँ पे समष्टि Z, समष्टि को Z से प्रदर्शित किया जाता है, उपसमष्टि को Z1 और उपसमष्टि दूसरे Z2। दो क्या है, उपसमष्टि है। तो समष्टि को Z से प्रदर्शित किया जाता है और उसकी उपसमष्टियों को Z1 और Z2 के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। ठीक है। भौगोलिक रूप से विलग नदी पहाड़ इत्यादि क्या करेंगे, Z1 उपसमष्टि और Z2 उपसमष्टि उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ हैं। इसमें क्या है, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 होती है। अनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक विचलन, अनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक विचलन। यहाँ पे क्या उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 अंतर्गत उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 अंतर्जनन में असमर्थ हैं। ठीक है। यहाँ पे नई स्पीसीज हैं जो कैसी हैं, यहाँ पे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 देखी गई हैं जो अनुवांशिक विचलन का कारण है। पहला है यदि DNA परिवर्तन पर्याप्त है, दूसरा क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। पहले क्या देखा गया, यदि DNA में परिवर्तन पर्याप्त है, दूसरा क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है। अब क्या, विकासीय संबंध योजना, समजात अभिलक्षण, विकासीय संबंधी योजना, समजात अभिलक्षण और समरूप अभिलक्षण। समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृपी, जल स्थलचर स्तनियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न किशोर की जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होता है। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का
प्रमाण देते हैं। ठीक है, अब क्या है सेकंड देखते हैं, समरूप अभिलक्षण। वह अभिलक्षण जिनकी संरचनाएं व घट संघटकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। उदाहरण के लिए पक्षी की अग्रपाद व चमगादड़ के अग्रपाद, पक्षी के आगे के पैर और चमगादड़ के आगे के पैर समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, जे आगे के पैर चमगादड़ के और कुछ पक्षियों के आगे के पैर कार्य करते हैं, वो कैसे हुए हैं, कुछ उनके पूर्वज थे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जीवाश्म। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए। जैसे पहला क्या है, अमोनाइट है जो क्या करता है, जीवाश्म आकिशोर की। ट्राइलोबाइट जीवाश्म आकिशोर की। नाइटिया जीवाश्म मछली। और राजोसोरस जीवाश्म डायनासोर कपाल। ठीक है, जीवाश्म कितने पुराने होते हैं, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाते हैं। जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जीवाश्म क्या कहलाते हैं, जो कई सदियों से जानवर या फिर इंसान मृत हो गया है और उस पर से बहुत मतलब दबता गया, उसके ऊपर गिट्टी और जीवाश्म पत्थर शिलाएं वगैरह गिर गई और कई वर्षों से दबता जा रहा है, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना जीवाश्म हो गया। खुदाई के अकॉर्डिंग वन को पाया जाएगा। फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, विकास का वर्गीकरण। विकास एक वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है। जो दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। तो क्या है, जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। विकास के चरण हैं। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। ठीक है, अनेक पीढ़ियों में देखा गया। देखते यहाँ पे पहले है योग्यता के लाभ। पहला देखा गया है योग्यता के लाभ देखे गए हैं। योग्यता के लाभ, आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, एक क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होते हैं। जैसे पहला क्या है, प्लेनेरिया में अति सरल आँखें होती हैं। दूसरा क्या है, कीटों में जटिल आँखें होती हैं। तीसरा क्या है, मानव में द्विनेत्री आँखें होती हैं। तो पहले यह योग्यता के लाभ है, तो आँखों का विकास हो गया। दूसरा है गुणता के लाभ, जो पंखों का विकास होगा। पंख पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकास हुए थे।
कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, जो ठंड से बचने के लिए पंख हैं वो उड़ने के भी काम में आ गए। जैसे उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे, पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। तो उसके पंख थे डायनासोर के, पर वो उड़ नहीं पाता था डायनासोर, क्योंकि वो इतना भारी था। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए यूज़ कर लिया, पर वो बनाए किसके लिए गए हैं? ठंड से बचने के लिए। ठीक है, पर वो उन्होंने उसके लिए यूज़ कर लिया। तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग या अपने वेट के अकॉर्डिंग सभी पक्षी अपना पंखों का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम चयन क्या कहलाता है। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाले संरचना एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा अपने चयन द्वारा इसे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। तो देखो, पहले क्या करता था कृत्रिम चयन में? मनुष्य जो जंगली गोभी को एक खाने के रूप में उगाता था और उगा के खाना पका के खा जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या जंगली गोभी क्या हो गया? यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो गांठ गोभी और यहाँ पे केल। यहाँ पे गांठ गोभी है तो वो कैसे हुए? फूले हुए भाग हैं। और यहाँ पे क्या बना रहा? ब्रोकोली जो पुष्प की वृद्धि रोकता है और जंगली गोभी का विकास करता है। क्या करता है? पुष्पों की वृद्धि रोकता है, जंगली गोभी का विकास करता है। यहाँ पे देखो जंगली गोभी क्या करता है? फूल गोभी बद्ध पुष्प होता है, इसके अंदर बीच में एक पुष्प के अकॉर्डिंग पुष्प के टाइप का होता है, आपने देखा होगा गोभी। और फिर क्या केल है? वो क्या है? केवल चौड़ी पत्तियां होती हैं और गोभी होता है सिर्फ। तो यहाँ पे देखो पत्तियों के बीच में दूरी होती है। ठीक है, और आगे देखते हैं आणविक जाति वृद्धि। यहाँ पे आणविक जाति वृद्धि, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। और यहाँ पे दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। फिर क्या है? मानव विकास है, जो क्या कर रहा है? मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन हैं। पहला है उत्खनन, फिर है समय निर्धारण, उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन। इधर क्या है? मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया है। यहाँ पे फिलीपींस है, इंडोनेशिया के द्वीपों हैं, पश्चिमी एशिया है, फिर मध्य एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए, फिर समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, फिर क्या है? सभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, फिर क्या है? कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका में मूल खोजे गए। ठीक है, आगे देखते हैं आनुवांशिक परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आनुवांशिक परिभाषाएं। जीन क्या कहता है? मेंडल ने जीन को कारक तथा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। जीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या परिभाषा दी? आनुवांशिकता की। मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिक की इकाई है। सेकंड देखो युग्मक विकल्पी अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है।
एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। फिर देखो विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे एक बौना पौधा और एक छोटा, एक बौना पौधा एक लंबा पौधा। टी मतलब होता है लंबा पौधा और स्मॉल टी मतलब होता है बौना पौधा। अलग अलग लक्षण हो गए। सम, अब चौथा क्या है, समयुग्मजी होमोजाइगस, वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी। दो लंबे लंबे पौधे हों और दो बौने बौने पौधे हैं, तो यहाँ पे आ सकता है कि विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस क्या होता है और समयुग्मजी होमोजाइगस क्या होता है। तो हेटेरोजाइगस में एक होता है बौना पौधा और एक लंबा पौधा होता है, और होमोजाइगस में दो जोड़ी लंबे पौधे होते हैं और दो जोड़ी बौने पौधे होते हैं। पांचवा प्रभाविता ड्रोमिनेस, वह जीन जो F1 पीढ़ी से प्रकट होता है, फ्रीक्वेंसी से प्रकट होता है। छठवां है प्रभावित में डोमिनेंस और अप्रभावी को क्या बोला जाता है, रेसिसिव, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होते। तो इसमें भी आ सकता है कि प्रभावी और अप्रभावी में बताइए। तो प्रभावी में क्या होता है, F1 पीढ़ी द्वारा प्रकट होता है, और अप्रभावी में वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट ही नहीं होता, लक्षण ही नहीं दिखाएगा। जीन प्ररूप जीनोटाइप होते हैं, जीव का जीन बे आधार पर प्रारूप, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। दो जोड़ी कैपिटल टी हैं जो क्या दर्शा रहे हैं कि पौधा कैसा है, पौधा है लंबा और स्वस्थ, और दो स्मॉल टी हैं जो वो क्या दर्शा रहे हैं, वह दर्शा रहे हैं कि दो स्मॉल टी छोटे छोटे दो पौधे हैं, उनके मध्य क्या हो रही है, क्रॉस ओवर कराई जा रही है। अब देखो यहाँ पे दृश्य, यहाँ पे देख लो दृश्य प्ररूप फिनोटाइप होता कहते हैं, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप कैसे होते हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। इसमें सूक्ष्म विकास कैसे होगा, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, जैसे रंगों के शरीर के रंग में परिवर्तन, ठीक है। फिर 10वां स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है, उसे स्पीसीज कहते हैं। फिर क्या है, गुणसूत्र, यहाँ पे पता है डीएनए का क्या नाम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और ये क्या कार्य करता है, ये करता है गुणसूत्र में उपस्थित होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।